मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। मेरी सिलेक्शन 2019 में हुई है। 2018 की वैकेंसीज थी। मैं आज की वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट मॉक लगाई थी उसमें मेरे स्कोर 35 थे, और जब मैं लास्ट मॉक लगाई वो 65 थे, और फाइनल एग्जाम्स में भी मेरे कुछ ऐसे ही मार्क्स रहे थे CBT 1 में। और वो भी मैंने ये जो मार्क्स स्कोर किया 35 to 60 प्लस, वो भी मैंने 1 मंथ मतलब ओनली 30 डेज, 30 से 35 डेज में किया। वो कैसे किया और मैं क्या गलती करती थी और क्या गलती को सुधार की, जो इतने ज्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने किया, आज की वीडियो में मैं वो बताने वाली हूँ। मैं जब अपना पहला मॉक लगाई थी उसमें सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी टाइम मैनेजमेंट की। मतलब कि सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी टाइम मैनेजमेंट, मतलब मैंने बहुत गलत टाइम मैनेजमेंट किया था। 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें से 25 रीजनिंग, 20 आपका मैथ्स हो गया, 20 GS हो गया, 10 मार्क्स GA मतलब कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का। ये तो मैं पहला जो मतलब टेस्ट दी थी उस वक्त पहला मैं मैथ्स से बनाना स्टार्ट की थी। और मैं सबसे ज्यादा क्या की थी कि वैसे क्वेश्चंस भी मैंने एप्टीट्यूड में बनाए थे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे। 3-4 क्वेश्चंस हर सेट में ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, और मैंने वो 3-4 क्वेश्चंस मैंने, आप सोच सकते 15 मिनट्स, मैंने 15 to 20 मिनट्स मैंने लगा दिए थे 3-4 क्वेश्चंस में। फिर मैं रीजनिंग के कुछ ही सवाल कर पाई थी, करंट अफेयर्स के कुछ ही कर पाए थे, मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे ऑलमोस्ट। तो मेरे मार्क्स जो थे वो 35 to 36, 37 ऐसे आए थे, जो बहुत ही कम स्कोर है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गलती रही वो रही कि टाइम का मैनेजमेंट। टाइम, सबसे पहला जो मॉक टेस्ट में मतलब ध्यान देने की बात है वो टाइम का मैनेजमेंट पे ध्यान देने की बात है। कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं ये सबको, मतलब कि ठीक है बना लेते हो आप, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए। 75 क्वेश्चंस में आप 75 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ये जरूरी नहीं है। 6 से 7 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको हर हाल में मतलब टाइम बचे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी टाइम की वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो ये आप पहले ही सिलेक्ट करें कौन से क्वेश्चन हमको मतलब नहीं बनाना है। आप एक नजर में देखें, 10 सेकंड दे और पता कर ले कि ये इसमें टाइम लग सकता है, अगर टाइम बचेगा तो मैं बाद में बनाऊंगा। फिर 5 डेज बाद में दूसरा मॉक लगाई, तो फिर मैं टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दी, तो तुरंत ही मेरे स्कोर 45 प्लस चले गए थे। क्योंकि इस बार मैंने वो किया कि जो क्वेश्चन टफ थे मैंने उसको छोड़ दिया, वो लास्ट में प्रैक्टिस करने का ट्राई की। फिर दूसरी मॉक में जो मैंने एनालिसिस किया, ये किया कि मैं कौन से इजी क्वेश्चंस छोड़ दी हूँ जो बन सकते थे, और वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थे और मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर मैं कैलकुलेशन गलती कर दी, या कुछ मेरे वजह से कुछ भूल हो गई। ऐसे मेरे 4-5 क्वेश्चन थे। तो सोच लीजिए जब मैं 45 स्कोर की तो मुझे लग गया कि 5 क्वेश्चंस मैंने गलत किया है, और 5 के नेगेटिव मार्क्स भी गए। मतलब कि 3 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन चले गए, मतलब मेरे स्कोर 50 प्लस हो सकते हैं। तो फिर मैं 3-4 दिन पढ़ाई की और उस पर काम की। उसके बाद फिर मैं मॉक लगाई तो मेरे स्कोर 3-4 नंबर वहां फिर से बढ़े। अब जब मैं तीसरा टेस्ट देने वाली थी उससे पहले मैं ये सोची कि इस टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस करूंगी किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से मतलब चैप्टर से बहुत कम सवाल आते हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैं रिवीजन पे उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करूंगी। तो जब मैंने मॉक लगाया तीसरी या चौथी, जब चौथी मॉक मैंने लगाया तो उस पर मैंने एनालिसिस में मैंने बस इतना ध्यान दिया किस क्वेश्चन से सवाल आते ज्यादा, किससे कम आते हैं, और प्रीवियस ईयर से क्या आते हैं। तो उस एनालिसिस से मुझे पता चला हाँ प्रीवियस ईयर के भी मतलब 6-7 सवाल तो आ ही जाते हैं अगर आप रेलवे का ही करते हो तो। वो भी डायरेक्ट, मतलब अगर आप PYQ देखते हो तो आपके 4-5 सवाल तो मिस्टेक में 4-5 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। तो फिर मैंने PYQ मतलब करना स्टार्ट किया। रेलवे का PYQ आती है, साइंस का भी आती है, इधर आपका जो भी है दोनों मैंने खरीदा था, साइंस वाला भी जो एप्टी रीजनिंग ऐसे करके आते हैं वो भी। तो उसमें रेलवे NTPC, रेलवे मतलब ALP JEE सारे के क्वेश्चन थे। तो मैंने सारा जितना भी मतलब मैं प्रैक्टिस कर पाई एक दिन में, मतलब ऐसा होता था कि मैं टारगेट रखती थी कि 100 पेजेस करना, और मैं कर लेती थी। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, टाइम बहुत कम था और जॉब भी लेना था। वो करने के बाद फिर से मेरे स्कोर इम्प्रूव ही हुए। और फिर मैं बताई थी कि साइंस का मैं PDF ढूंढना स्टार्ट की, साइंस में कहाँ से करूँ। जो भी मेरे स्कोर कम आते थे बेसिकली साइंस में आते थे। एप्टीट्यूड रीजनिंग तो अच्छी थी तो मैं उसमें तो स्कोर अच्छा करने लगी थी। फिर मैं देखी कि करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, और उस क्वेश्चन को भी मैं मिस कर रही थी। करंट अफेयर्स इसलिए मिस कर रही थी क्योंकि पिछले 1 साल के आते हैं, और मैं 6 मंथ का अपना बैंक में पढ़ती थी तो मेरा 6 मंथ पे ज्यादा फोकस था। तो उतने कम टाइम में मैं किस बुक से करती, तो मैं
बार बार सब बोलते मैम पहले जैसा मतलब पहले इजी था अब टफ है, स्पीडी कुछ काम का नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मैं इतने कम टाइम में स्पीडी ही कर सकती थी। ठीक है, मानते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 5 मार्क्स तो स्कोर करूंगी, ऐसा तो नहीं है कि स्पीडी में करंट अफेयर्स मतलब क्वेश्चन नहीं है। मैं यही सोच के स्पीडी को शुरू से लास्ट तक पढ़ ली। स्पीडी के लास्ट में वन लाइनर्स होते वो सब पढ़ा, स्टार्टिंग में अवार्ड सेक्शन होते वो सब होते, जो भी मैंने सारा पढ़ लिया। तो फिर से मेरे 2-3 नंबर ऐसे स्कोर हुए, मतलब 2-3 नंबर ज्यादा स्कोर हुए प्रीवियस टेस्ट से। जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ी, रिवीजन की, फिर मैं साइंस रिवीजन की, तो उससे भी मेरे स्कोर्स बढ़े, प्रीवियस ईयर की उससे भी स्कोर्स बढ़े। फिर मेरे 55 to 57, 58 ऐसे मार्क्स आने लगे थे। और जब लास्ट के मतलब बच गए थे 10 डेज, तो मैं सिर्फ मॉक लगाई, सिर्फ मॉक लगाई, बस ये देखने के लिए कि मैं मिस्टेक नहीं करूँ, जो भी मतलब जाना हो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करूँ। और नेगेटिव मार्किंग थी तो मैं ये भी ध्यान रखना होता था कि जिस क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल नहीं आता उसको टच नहीं करूँ। ये सब पे ध्यान दिया और लास्टली मैं 60+ स्कोर करने लगी थी। लेकिन सीबीटी 1 में आप कितना भी स्कोर करो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। लेकिन ये जो मैंने इतना प्रैक्टिस किया सीबीटी 1 एग्जाम देते वक्त, चलिए सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर गई, उसमें तो कितनों भी मतलब नंबर लाए हुए तो क्वालिफाई कर ही जाता है कम मार्क्स में भी। लेकिन ये मेहनत मेरे सीबीटी 2 में काम आई, क्योंकि सीबीटी 2 में भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न है, बस इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक क्वालिफाइंग पेपर ऐड हो जाता है। तो फिर इससे मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था, चलो इतना कम टाइम में मैं सीबीटी 1 में इतना स्कोर कर ली तो सीबीटी 2 तो आराम से मैं कर लूंगी। फिर अंततः मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, फिर साइकोमेट्रिक भी मतलब मैं पास कर गई, फिर सब कुछ हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मैं प्रेजेंटली इंडियन रेलवे में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और चलिए लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत लोगों के कमेंट दी तभी तो बहुत इजी एग्जाम थे उस वक्त आपने किया, तो आप ये बताओ तभी 2000 ठीक है 2018-19 में आपको लगा इजी एग्जाम है, तभी तो मैं भी तो बोल सकती थी कि मेरे से पहले जब 2013-14 में हुए थे वो इजी एग्जाम थे। आप तो पिछले वाले एग्जाम दे नहीं सकते हो और आपको सिलेक्शन भी लेना है, तो आप तो मेरे एग्जाम्स पे जाके थोड़े लोगे, मतलब वो तो जा चुकी है। तो आपके इस सिचुएशन में जो एग्जाम है आपके सामने जो है आपको वही क्रैक करना पड़ेगा। आप पिछले देखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपकी जॉब नहीं लगेगी। मेरा क्या, आप मुझे ठीक है मुझे आप सुना देते हो, आप अभी आप नहीं कर पाओगे, मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है, मैं कर रही हूँ। तो ये सब नेगेटिव बातें लाके आप खुद का नुकसान कर रहे हो, ये बात आप लोग समझने का ट्राई करें। इसलिए जो भी सिचुएशन जो भी परिस्थिति है आपको बस एग्जाम क्रैक करने पे ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं अभी रहती तो मैं वो कंपेयर बिल्कुल नहीं करती कि आईआईटी वाले कैसे सिलेक्शन लिए। मैं इस बात पे ध्यान देती कि हाँ प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए क्या नहीं, ठीक है। उससे मतलब पैटर्न एनालिसिस करने के लिए बहुत ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं पैटर्न एनालिसिस करती, ये नहीं कि तभी इजी क्वेश्चंस आ गए थे या टफ क्वेश्चंस। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है तो ये तो है कि टफनेस तो बढ़ेगी, हर चीज में टफनेस बढ़े, सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ जीने में भी टफनेस बढ़ रही है अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो। और रही दूसरी बात, अगर आप लोगों को लगता है ऐसा तो इस बार भी दूंगी तो क्वालिफाई क्या अच्छे स्कोर से मतलब कि, और एएलपी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे फालतू क्यों देना, एक सीट क्यों बर्बाद करना, क्योंकि मेरा लोकेशन भी घर से अच्छी जगह पे है। मैं हमेशा मतलब जो प्रायोरिटीज दी थी अपना फॉर्म फिल करने में कट ऑफ देख के नहीं दी थी, मैं अपना होम मतलब जो भी मेरा स्टेट था मैं वो देख के देती थी कि मेरा होम लोकेशन से पास हो मेरा लोकेशन। दूसरी बात, अभी भी मैं एग्जाम्स देती हूँ और वैसे एग्जाम देती हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे चाहिए, ना कि जो आपको चाहिए मैं वो एग्जाम दूँ आपको प्रूफ करने के लिए, कि कभी नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता हो, अगर लगता हो कि आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताती हूँ, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।